नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में भरी हुंकार। टीएमसी पर साधा निशाना, कहा कि बंगाल की बेटियां टीएमसी के जंगल राज से चाहती हैं छुटकारा। अमित शाह तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर। मोदककुरिची में किया रोड शो। डीएमके, कांग्रेस और टीवीके ने भी झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। व्यवसायी जॉय कामदार हिरासत में। कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतु सिन्हा बिस्वास के आवास पर भी छापेमारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे कोलंबो। श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां सम्राट चौधरी नारी शक्ति वंदन एक्ट पर कुछ संबोधन कर रहे हैं। किया था तो पंडित कैलाशपति मिश्र जनसंघ के उनके साथ खड़े हुए। और इस देश में जब मंडल कमीशन आया तब भी भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ साहब। और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ तो नारी शक्ति वंदन एक्ट के ऊपर सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और वो बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण की हिमायत करते हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले अब बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले स्थित विष्णुपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य विकसित भारत में बेटियों की भूमिका का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि लेकिन संविधान का गला घोटने वाली, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली टीएमसी महिला को अधिकार देना नहीं चाहती और इसीलिए टीएमसी और कांग्रेस ने साथ मिलकर साजिश रची और महिला का अधिकार छीनने का काम किया। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने
क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि 4 मई को नतीजे भाजपा के पक्ष में होंगे। तब पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, सबका सफाया होगा और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं राज्य में लागू होंगी और गुंडे जेल के अंदर होंगे। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोड़बे ना। ये सब और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां इस समय यूपी के सीएम महिला आरक्षण बिल पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मित्रों, हम सब इस बात को जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता जब अपने हाथों में ली थी, तब उन्होंने देश के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक नारी है, एक गरीब है, एक युवा है और एक किसान है। भारत को कमजोर करने की नीयत से जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर अपने स्वयं के परिवार का भरण पोषण करके उनके लिए देश को लूटा है, स्वाभाविक रूप से उनके लिए यह एक चुनौती थी और चेतावनी भी। और इसीलिए उन्होंने हमेशा किसी भी ऐसे प्रोग्रेसिव कदम का जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भी उठा है, कांग्रेस और उसके जितने भी पार्टनर हैं, उन सब ने हमेशा उस प्रोग्रेसिव सोच को और देश के हित के लिए उठाए जाने वाले कदम का विरोध करते रहे। आज के जो पीसी है, यह विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के देश से क्या कुछ हुआ और पब्लिक रिएक्शन क्या है,
इसके बारे में आहूत की गई है। मित्रों, हम कह सकते हैं आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन जब महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों ने इस बात की मांग की कि यह अधिनियम 34 की बजाय 29 में लागू हो, तो उनकी मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के उपरांत यूनियन गवर्नमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आवश्यक संशोधन लेकर के आई। इसके लिए संसद का 16, 17, 18 को विशेष अधिवेशन भी हुआ। कुछ राज्यों ने इस बारे में मांग उठाई थी कि ऐसा न हो कि इसके माध्यम से उनके हक को कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में पारित करते समय तय किया था कि भाई किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये 33% आरक्षण जो हम अपनी माताओं बहनों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए इतनी अतिरिक्त सीट हम लोकसभा में और विधानसभा में बढ़ाएंगे। जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत के राज्य मांग उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात, उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। तो सीएम योगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसका विरोध जो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो एक तरह से देश को कमजोर करने जैसा है और ये महिलाओं के जो कदम हैं उनको बेड़ियों में जकड़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा 4 जातियों को आत्मनिर्भर और हमेशा आगे बढ़ने और उनको सशक्तिकरण देने की बात कही है, जिसमें महिला, युवा, किसान और गरीब लोग शामिल हैं। लेकिन विपक्ष, खासतौर पर उन्होंने इंडी गठबंधन का उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह से ये तमाम पार्टियां खुलकर सामने आई हैं और देश में इनका जो विचार है, इनकी जो विचारधारा है, उसको लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां तमिलनाडु में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है और प्रचार अभियान अपने चरम पर है। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मोदककुरिची में भव्य रोड शो किया। अमित शाह कल देर रात कोयम्बटूर पहुंचे थे और वो आज चेन्नई के माइलापुर विधानसभा में भी रोड शो करेंगे। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं टीवीके भी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, जिससे चुनावी जंग और भी रोचक हो गई है। तो ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी बीच कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में ईडी ने सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार को बेहाला के ज्योतिचुराय रोड स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया है। ईडी की टीम ने आज सुबह कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने बल्लीगंज स्थित कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास के आवास पर और बेहाला स्थित सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार के आवास पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये मामला सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा हुआ है और ये मामला कथित अवैध गतिविधियों और मनी ट्रेल की जांच से संबंधित है। ईडी की टीम ने कुल 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है और इनमें से 2 ठिकाने शांतनु सिन्हा बिस्वास से जुड़े हुए हैं, जबकि एक ठिकाना जॉय कामदार का है। शांतनु सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता है। हाल ही में उन्हें ममता सरकार के धरने के दौरान मंच पर देखा गया था। उस समय कोलकाता पुलिस ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए ममता के मंच पर मौजूद थे। शांतनु सिन्हा को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कोयला घोटाले की जांच के संबंध में इसी साल 28 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद ईडी ने इस महीने 6 अप्रैल को पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया था। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था और इस बार केंद्रीय एजेंसी ने सीधे उनके घर पर छापा मारा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोलंबो पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। ये उनकी श्रीलंका की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है और इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे और साथ ही वे वहां के अन्य नेताओं और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर में अहम साझेदार है। ये दौरा भारत और श्रीलंका के रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति के इस दौरे में राजधानी कोलंबो से लेकर नुवारा एलिया तक कूटनीति और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को लगातार नया आयाम देने में जुटा है। श्रीलंका के साथ भी भारत के सामरिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग की नींव काफी मजबूत है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सामरिक यानी कि स्ट्रैटेजिक, रक्षा और आर्थिक संबंधों ने एक नई करवट ली है। उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन ने श्रीलंका दौरे से इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। कोलंबो से हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग तथा साझेदारी के हर रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं। 2022 में श्रीलंका के सबसे कठिन आर्थिक दौर में भी अगर कोई देश चट्टान की तरह खड़ा रहा तो वो था भारत। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने $4 अरब से अधिक की सहायता प्रदान की। आज भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार अब केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूपीआई के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश तक पहुंच चुका है। Forging of closer engagement and interactions between members of the Indian government and the Sri Lankan government. Of course, the fact that in the recent past, India has been a first responder at times of Sri Lanka's critical need has played a role in this. The relationship between people of India and people of Sri Lanka has been pretty strong in terms of bonding together after independence. But saying that, we have actually having very strong relationships probably for 2,000-3,000 years. इतना ही नहीं, रक्षा के मोर्चे पर दोनों देशों का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स जैसे युद्धाभ्यास इस बात का प्रमाण है कि दोनों सेनाएं तालमेल बैठाने में माहिर हैं। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान और फ्लोटिंग डॉक जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियां भी सौंपी हैं। साथ ही विषम परिस्थितियों में भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। इन तमाम मजबूत संबंधों के बीच भारतवंशी उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। The Indian origin people who are here are very honored to have His Excellency the Vice President of India. India has been a true friend to Sri Lanka for several years. They have been assisting us in many ways. हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से भी भारत श्रीलंका के बेहतर संबंध कई मायने रखते हैं। श्रीलंका ने बार बार स्पष्ट किया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं होगा जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ हो। कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में भारत का निवेश इसी सामरिक संतुलन का हिस्सा है। हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे से बहुआयामी सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के साझा भविष्य की नींव को और मजबूत करेगा। साफ है कि श्रीलंका के लिए भारत केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और भरोसेमंद बड़ा भाई है। उपराष्ट्रपति के दौरे से आने वाले समय में ये साझेदारी दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे से दोनों मुल्कों के रिश्तों को नई गति मिलेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पड़ोसी फर्स्ट नीति को और संबल प्रदान करेगा। कोलंबो से अपने सहयोगी नवीन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज देश की पहली उन्नत ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा के शिलान्यास समारोह हो रहा है और समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ओडिशा के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ वर्ल्ड क्लास नवीनतम प्रौद्योगिकी उद्योग हो। ओडिशा अब एक IT हब बन रहा है। It is indeed a very important day, historical day today for Odisha because the semiconductor plant foundation will be done today. It's very important for Odisha to have the world-class latest technology industry here. Odisha is now becoming an IT hub. It is becoming an electronics manufacturing hub. अक्षय तृतीया के अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। आपको दिखाते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए। महाकाल का पंचामृत और आम्र रस से अभिषेक किया गया और माथे पर शेष नाग सजाकर दिव्य स्वरूप दिया गया। तो वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है। ईरान का कहना है कि जब तक ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। IRGC ने अमेरिका द्वारा जारी नाकाबंदी को युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि होर्मुज के पास आने वाले किसी भी जहाज को शत्रु माना जाएगा और उसे निशाना बनाया जाएगा। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सभी मुद्दों का पूर्ण समाधान होने तक नौसैनिक नाकाबंदी लागू रहेगी। और इस बीच जल डमरू मध्य में गोलीबारी की घटनाओं की भी खबरें सामने आ रही हैं और इसमें कुछ वाणिज्य जहाजों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसके बाद युद्ध विराम के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। तो वहीं हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीति प्रयास जारी हैं। देश में फिटनेस को जन आंदोलन बनाने की दिशा में फिट इंडिया की पहल लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में संडे ऑन साइकिल का विशेष आयोजन महिला शक्ति को समर्पित रहा, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया।
पूरे देश को हर इतवार फिटनेस का संदेश देने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में इस बार महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। खेल और फिटनेस जगत के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी महिलाओं ने साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। इस खास मौके पर दंगल गर्ल गीता फोगाट और बॉक्सर स्वीटी बुरा ने साइकिलिंग कर यह बताया कि फिट रहना हर महिला के लिए कितना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया की शुरुआत की थी और उसके बाद से अब अगर हम बात करें पिछले 5-6 सालों में, तो ये इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा इसने अचीवमेंट मैं कहूँगी अचीव कर लिया है कि जिस तरह से लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं साइकिल ऑन संडे और मैराथन में, फिट इंडिया मूवमेंट में, तो उससे यही पता चलता है कि हमारे देश के लोग कितना फिटनेस के प्रति जागरूक हो गए हैं और कितना अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। आज मैं देखकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि एक 3-4 महीने के बच्चे के साथ भी महिलाएं साइकिलिंग करने के लिए यहाँ आई है। तो ये जैसे ऐसे प्रोग्राम्स जो हम करवाते हैं और जो आप जैसे मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनके थ्रू जैसे संदेश पहुँचते हैं तो उससे काफ़ी जागरूकता आई है महिलाओं में। वहीं इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल को मिल रही सफलता पर खुशी जाहिर की। पूरे भारत में महिलाओं के साथ आज, गर्ल्स के साथ आज हम लोगों ने संडेज ऑन साइकिल की। आपने यहाँ का माहौल देखा, कितना अच्छी संख्या में उन्होंने भाग लिया। और आइडिया ये है कि यदि घर की स्त्री का, घर की महिला का, घर की बेटी का, घर की बहू का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा वो रख सकती है, क्योंकि वो खुद स्वस्थ होगी तो दूसरों को स्वस्थ रख सकती है। संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने भी इस मुहिम की जमकर सराहना की और बताया कि ऐसे आयोजन उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की ये मुहिम हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी मुहिम है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारा परिवार स्वस्थ नहीं है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हर कोई जानता है कि एक औरत ही घर का फाउंडेशन है एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी एंड अल्टीमेटली नेशन का। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन। So every woman out there, just take care of your health and fitness, contribute your worth, and we are past that thing that we need to prove our worth to the world. I am really excited to be here because आज हम वुमेन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नारी शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि नारी शक्ति को, क्योंकि वो ही हमारे देश का भविष्य भी बदल सकती हैं। अगर वो फिट है तो हम फिट है। संडेज ऑन साइकिल का आयोजन देश भर में 1000 से अधिक स्थानों पर किया गया, जिसने एक बार फिर यह संदेश दिया कि फिटनेस ही स्वस्थ और सशक्त भारत की कुंजी है। जरूरी है हर स्त्री का फिट होना, क्योंकि स्त्री परिवार की वो धुरी है जिसके कंधों पर पूरे परिवार के सदस्यों को फिट रखने का जिम्मा होता है। यही वजह है कि संडेज ऑन साइकिल के इस कड़ी में देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली स्त्रियों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि फिटनेस के संदेश को भी आगे बढ़ाया। कैमरामैन उत्तम के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार।